हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने एसएससी एमटीएस का फर्स्ट डे का एग्ज़ाम आपका हो गया है, इसके आधार पर आपने एनालिसिस भी देखा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं। देखिए, एसएससी के जो प्रश्न आए हैं, तो देखिए नित्य से संबंधित आपके प्रश्न आए हैं। किससे संबंधित? नित्य से संबंधित। हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले। मंदिरों से संबंधित आए प्रश्न और दिनों से संबंधित प्रश्न आए, और हिस्ट्री से जैसे आपके मुगल शासक हो गया, शाहजहाँ हो गया, अशोक से, ऐसे हिस्ट्री से। और देखिए अधिवेशन से आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न आया है। तो इस प्रकार आप मोटा मोटा यह लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कि देखिए आपके पास बुक है, सब कुछ है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं से रिवाइज करिए। आप हर एक एनालिसिस मत देखिए, किसी एक का देखिए, क्योंकि एनालिसिस आप जहाँ पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग देखेंगे, तो आपका दिमाग भटकेगा कि भैया इसको अभी देख लें, उसका भी देख लें, तो वो कुछ ना कुछ आपको अलग बताएगा। तो आप कहेंगे अरे जब आपको प्रश्न चलो आ गया तो ठीक है, नहीं याद करे तो मुझे तैयारी नहीं। आपकी जितनी तैयारी है वही आपकी सबसे अच्छी तैयारी इस समय है। तो आप इसको इतना ध्यान रखिए कि हमें अब आपका का क्या क्या नहीं रिवाइज हुआ है उसको देख लीजिए। तो जैसे अनुच्छेद आप कर लीजिए, अनुच्छेद कर लीजिए। अनुच्छेद जो है, देखिए अनुच्छेद जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका। 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद आपको तैयार कर लीजिए। आज अनुच्छेद शायद अनुच्छेद 44 भी आया है सेकंड शिफ्ट में, और 61 शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो आप एनालिसिस देखे होंगे। तो इस प्रकार आप आर्टिकल पूरा तैयार कर लीजिए। इधर से 1 से 51 तक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक। और कांग्रेस के अधिवेशन कितने हुए हैं आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। एशियन गेम तैयार कर लीजिए। तो इन सब से क्वेश्चन तो हमेशा बनता है भाई, किसी के बताए या ना बताए से। ये आप अगर एसएससी के एग्जाम दे रहे होंगे 1-2 साल से, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से एसएससी पूछ रही है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है। तो नित्य संबंधित डांस के क्वेश्चन कर लीजिए, आर्टिकल से संबंधित, दिनों के से संबंधित, और मंदिरों से संबंधित तैयार कर लीजिए, और अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी आपके जरूर पूछता है, ठीक। तो थोड़ा हमने आपको टाइम ले लिया, इसको थोड़ा सा आपको बताना है, ठीक। तो आइए देखते हैं, एक हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं जिसमें आपके क्वेश्चन कुछ यहाँ से मिल जाएंगे, संभावना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पुस्तक 2032 किमी द लॉन्ग जर्नी होम द्वारा लिखी गई है। देखिए अभी पुस्तकों से संबंधित शायद आज नहीं आया था, लेकिन आने वाली शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो शिफ्ट जैसे ही बदलेगी तो भाई क्वेश्चनों की वैरायटी भी आपको देखा जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आप जो तैयारी आपकी पहले से है वही सबसे बेस्ट तैयारी है, ठीक। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, विनोद कुमार। बी जो नंबर सही हो जाएगा। जो पुस्तक है 1232 किमी द लॉन्ग जर्नी होम द्वारा लिखी गई है, कौन? विनोद कापरी। विनोद कापरी जो है इसके लेखक हैं। देखिए यह जो है बिहार के 7 प्रवासी कामगारों की यात्रा का वर्णन करती है, जो अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे, ठीक। तो ये जो है इस प्रकार इसका इसमें वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से शायद आज एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? इससे कुछ संबंधित था। तो आपको यहाँ से प्रश्न आज देखने को मिला है। तो जितने भी आपकी मेडिकल हो गया, मॉडर्न हो गया, हिस्ट्री जो एंशिएंट हो गया, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक। तो कहने नीचे दिए गए शासकों का सही कालक्रम क्या है? कह रहे कि तैमूर, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां या मोहम्मद गौरी। बताइए भाई कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले कौन सा आया था? तो पहले आपका कौन सा आएगा भाई? आपका सेकंड नंबर मोहम्मद गजनवी आया था, फिर इसके बाद कौन आया था? मोहम्मद गौरी आया था, फिर इसके बाद चंगेज खां आया था, फिर इसके बाद तैमूर आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए महमूद गजनवी का जो समय था कितना था? 998 से कितना भाई? 1030 ईस्वी तक था। और देखिए मोहम्मद गौरी का कितना था? 1173 से 1206 तक था। 1206 तक इसका था। और चंगेज खां कितना था? 1206 से 1227 तक था। और तैमूर का क्या था? 1370 से 1405 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। मतलब इसके बीच में ये आए इनका समय था। तो इस प्रकार आप क्रम से लगाएं तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो महमूद गजनवी था, यह जो है कौन था? यह सुबुक्तगीन का पुत्र था। कौन था? महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन का पुत्र था भाई। किसका पुत्र?
सुबुक्तदीन का पुत्र था। यह जो है 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में क्या गद्दी पर बैठा था और भारत पर यह जो है 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया था। जो इसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और यह जो है मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मतलब जहां मूर्तियों को तोड़ देता था। और भारत पर प्रथम आक्रमण जो है 1000 ईसा पूर्व में किया था। 1000 ईसा पूर्व में किया था और जो है इसका सबसे चर्चित आक्रमण था 1024 से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। शायद ये क्वेश्चन आज आपको देखने को मिला था यहाँ से। ठीक, और देखिए यह जो है यहाँ से जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो 20 लाख दिनार लगभग संपत्ति यहाँ से उसको हाथ लगी थी। देखिए अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध, ये भी आपसे पूछा गया है कि महमूद गजनवी जो था अंतिम अपना आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, क्या भाई? सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था और इसकी मृत्यु जो है 1330 ईस्वी में हो गई है। ठीक, और इसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक, तो ये थे आप महमूद गजनवी। आइए देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो ये क्या थी भाई? जो मोहम्मद गौरी थे, ये इनका शासनकाल कब था? 1173 से 1206 ईस्वी तक। ये भारत पर आक्रमण जो है 1175 में किया था। कब भाई? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध कहा था। कहाँ पर? मुल्तान के विरुद्ध यह था। और दूसरा जो है 1780 ईस्वी में पाटन पर किया था, जहाँ पर उसका शासक भीम सेकंड से बुरी तरह से ये क्या गया था? हार गया था। ठीक, और देखिए इसका जो चर्चित युद्ध है मोहम्मद गौरी का, तराइन का युद्ध। देखिए प्रथम युद्ध 1191 में, प्रथम युद्ध जो तराइन का 1191 हुआ था, जो पृथ्वीराज से यह परास्त हो गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज जो है चौहान जो है पहले तराइन युद्ध में विजयी हुए थे और सेकेंड युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। इसमें जो है आप मोहम्मद गौरी जो है क्या हुई थी? विजयी हुई थी। मोहम्मद गौरी क्या हुई थी? इस युद्ध में विजयी थी। ठीक, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पहला जो है भारत पर तुर्क आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और उस समय अरबों पर प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे। उस समय सिंध पर दाहिर का शासक था। कौन सा भाई? दाहिर का शासन था। ठीक, मुख्य उद्देश्य था उसका, देखिए मुख्य उद्देश्य मोहम्मद बिन कासिम का था धन लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, तो इस प्रकार आपको ये देखना है। और देखिए इसमें है चंगेज खां। देखिए चंगेज खां जो है इतिहास में बहुत ही क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था। जो यह जो है 1206 से 1227 ईस्वी तक ये रहा। इसकी मृत्यु जो है 1227 ईस्वी में हो गई थी। यह एशिया यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। जन्म जो इसको 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया में हुआ था। ठीक, चंगेज खां का जो जन्म हुआ था 1162 ईस्वी के आसपास जो है मंगोलिया में हुआ था। ठीक, तो देखिए कांगन की उपाधि से मिली हुई थी। ठीक, यह जो है मतलब कितना क्रूर था, जिस ओर जाता था एकदम तहस से नहस कर देता था। देखिए भारत की ओर कूच किया था, लेकिन ये सिंधु नदी से वापस ही चला जाता है। जलालुद्दीन का पीछा करते हुए यह भारत पहुंचा था, लेकिन इसका जो यहाँ पर इसका मन परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से ये इसका मेन मोटो था ये कि भारत के बीचों बीच होते हुए ये मंगोल पहुंचना चाहता था, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। तो इस प्रकार अगर यह आता क्रूर व्यक्ति, तो हमारे यहाँ भी क्या होता? बहुत सारा उपद्रव करता। तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही क्रूर और निर्दयी प्रकृति का व्यक्ति था। जिस भी राज्य पर यह आक्रमण करता था उसको तहस नहस कर देता था। ठीक, आइए देखते हैं तैमूर की। भाई ये तैमूर जी, देखिए तैमूर कौन था? ये 1370 से 1405 ईस्वी तक इसका शासन रहा, मतलब इसका जीवन काल रहा। तो देखिए इसने 13 अक्टूबर से 1336 में अजबेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। ये तुर्क था। देखिए ये कटी हुई जो मूड़ी का ढेर लगवाता था, इसके बहुत मजा आता था। मतलब सरों ये जहाँ भी आक्रमण करता था वहाँ उन लोगों को मारकर उनके सर को काट कर ढेर लगवा देता था मूड़ी को। तो ये भी बड़ा ही क्रूर प्रकृति का व्यक्ति था। ठीक,
आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आइए, निम्न में कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो ये आप जितनी भी रेड क्लिफ रेखा मतलब कि सीमाएं लगती हैं, इनको भी आप तैयार करके जाइए, इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 43 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान। देखिए भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। यह जो है रेड क्लिफ के नाम पर रेड क्लिफ रेखा नाम रखी गई है। यह रेखा लगभग 3300 किमी लंबी और जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। और इसकी जो है लंबाई कितनी है भाई? लगभग 3300 किलोमीटर की है। और डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो किस देश में? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र देश में। कौन से देश में? मिस्र देश में जो है स्वेज नहर स्थित है। यह जो है नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया कि स्वेज नहर किस किस सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर अवा प्लस भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है या मिस्र में। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, कहने कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना उड़ीसा में हुई थी? बताइए भाई। तो आपको 5 ईयर्स प्लानिंग आया, पंचवर्षीय योजना आया है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से 56 के बीच में, 1956 के ईस्वी तक थी प्रथम पंचवर्षीय। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो किसके भाई? है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो फर्स्ट जो है पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी और यह कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उस समय हमारे भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अन्न की कमी थी। तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आगे देखते हैं। ये ऑप्शन यहाँ कह रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है की स्थापना उड़ीसा में किस पंचवर्षीय योजना? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ पहले खाने की तो कमी है, पहले इसको तो किसी तरह से पूरा किया जाए। अब जब खाने का कुछ हुआ तो अब कह रहे हैं कि अब खाने को हुआ तो कुछ रोजगार भी तो मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को। तो इसीलिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो है उद्योगों व खनिजों की उच्च प्राथमिकता के लिए बल दिया। ठीक, तो यह जो है पीसी सेकंड, ये भी कई बार पूछा गया है आपसे भाई प्रश्न, जो है सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक, तो देखिए इसमें सिर्फ राउरकेला स्टील ही नहीं प्लांट की स्थापना हुई और की हुई है, और कि जैसे भिलाई लौह इस्पात जो है छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, दुर्गापुर लौह इस्पात पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन की सहायता से। ठीक, और जो ये राउरकेला जो है स्टील प्लांट थी ये जर्मनी की सहायता से लगाई गई थी। ठीक, तो और इसमें भी आपको याद रखना है तो कौन कौन? भिलाई और दुर्गापुर। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए योजना अवकाश हुआ था कब से? 1966 से 67, फिर 1968 से 99। ठीक, तो ये इस समय क्या हुआ था? योजना अवकाश हुआ था, क्योंकि इसमें जो भारत पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण यहाँ पर यह योजना रोक दी गई थी, एक वर्ष की चलाई गई थी, तो इसलिए योजना अवकाश भी कहा जाता है। ठीक है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जो 1974 से 78 तक चली थी। ठीक, आइए अगला चलते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, श्री रवि शंकर को जो है द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो बताइए भाई कहाँ से किए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आयरलैंड से। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए, ये कितने में? भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो ये आपके तो आर्टिकल जो है 44 है, आपसे आर्टिकल पूछा गया है आज।
तो इस प्रकार जो है आप ये आर्टिकल जो है पूरा 36 से 51 वाला तैयार कर लीजिए और 1 से लेकर 36 के बीच तक लिख लीजिए, जिसमें आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और तो इस दिए गए हैं। तो आर्टिकल आप 1 से 51 तक जरूर तैयार कर लीजिए। और जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, जो आर्टिकल 61 है, 52 है, 56 है, 60 है, तो ये सब आप आर्टिकल हमने 52, 56, 60 तो कई बार में आपको हम बताए हैं। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, तो ये आपको कई बार बताया। तो ये आप इन्हें आर्टिकल जरूर तैयार करके जाइए, आपको एक आर्टिकल आपको जरूर वहाँ मिलने देखने को मिलेगा संबंधित प्रश्न। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहें कि 1857 में शाह अमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो कह रहे हैं कि ये कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो भाई कहाँ, देखिए शाह अमल जो है, जिसे शाह अमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौत उत्तर प्रदेश के जाटों का नेतृत्व किए थे। कहाँ से? बड़ौत से किए थे। बड़ौत जो है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से ये जो किए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए देखिए ये होने का इसका 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई? देखिए 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैज के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, जिस कारण से सैनिकों ने इसको जो है इसे खींचने के लिए हमें मुंह से खींचना पड़ता था, जिसमें सैनिकों ने इसे खींचने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस प्रकार जो है 29 मार्च 1857 के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने ऐसा करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो इसके और उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार 18 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया? मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 18 अप्रैल 1957 को फांसी दे दी गई। तो यह जो क्रांति 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछता है कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये आप इंपॉर्टेंस प्रश्न है भाई, इसको याद रखिएगा। देखिए हाँ, ये आप जरूर रिवाइज करके जाइए। जितने भी लॉर्ड जनरल जो भी हैं आपके गवर्नर हैं, ये आप 100% यहाँ से तैयार करके जाइए। एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। तो भाई जीएस का अथाह होता है, तो कहीं से भी कुछ भी रख देगा, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा गवर्नर सब। ठीक, तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति जो है, इसके असफल होने के बहुत सारे कारण थे। देखिए जो इसमें जो रखी गई थी, निर्धारित तिथि रखी गई थी भारत में कि 31 मई जो है, देखिए 31 मई 1857 को डेट रखी गई कि क्या करेंगे हम भारत में क्रांति लाएंगे। लेकिन भाई समय से पहले ही क्या हो गया? 10 मई 1857 के कुछ भागों में यह क्रांति शुरू कर दी गई, जिससे समय से पहले भाई जैसे आप कहीं जाएंगे तो समय दिया रहेगा, तो उससे पहले आप जाएंगे तो बैठे रहेंगे ना, उसी प्रकार यहाँ पर समय से पहले जो है क्रांति करें दिए। तो ये इसका एक प्रमुख कारण हो जाता है असफलता का। और प्रभावी नेता का न होना भी एक कारण था। सैनिक संख्या में अंतर था, संसाधनों का अभाव था। तो इस प्रकार ये क्रांति जो है हमारी असफल रही। इस प्रकार जो क्रांति क्या रही? असफल रही। तो आइए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है भाई, अगर दिल्ली से पूछे कि कहाँ से कौन नेतृत्व किया, तो अगर दिल्ली से पूछे तो बहादुर शाह थे। कौन थे? बहादुर शाह थे। और कानपुर से पूछे तो भाई कौन थे? कानपुर से कौन थे? तो कौन थे? नाना साहब थे। यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है। लखनऊ से कहे तो बेगम हजरत महल थे। ठीक है, तो ये कहाँ से? लखनऊ थी। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली थे। और फतेहपुर से हाजी मुल्ला थे। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? बड़ौत। ठीक, आइए चलते हैं आगे। कह रहे कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार परिषद में सदस्यों की संख्या पूछा है आपसे, कितनी है? तो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। ठीक है, 75 जो है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। देखिए विधान परिषद और विधानसभा की पूछे तो 243 है। 243 है। और लोकसभा की कितनी है? 40 है। और राज्यसभा की कितनी है? 16 है। और अगर सबसे ज़्यादा कहाँ से होगी तो उत्तर प्रदेश की आप बताएंगे। ठीक, तो डी नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रियो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते? तो देखिए रियो ओलंपिक का बहुत पुराना है भैया। रियो ओलंपिक आपको याद नहीं ज़्यादा रखना है। तो देखिए रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था। ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ठीक,
तो ये वाला, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, यूएसए ने जीता था। लेकिन आपको अब रियो वाला नहीं याद रखना है, आपको कौन सा याद रखना है भैया? टोक्यो ओलंपिक याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला था और 21 में हुआ कोरोना की वजह से। तो ये 32वां संस्करण था। कैसा 32वां संस्करण था टोक्यो ओलंपिक में। देखिए आयोजन स्थल टोक्यो जापान में हुआ। टोक्यो जापान की राजधानी है। शुभंकर आपको याद रखना है। देखिए शुभंकर क्या था? मिराई तोआ जो इसका शुभंकर था। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर था सो माइटी, ठीक। आदर्शवाद द यूनाइटेड बाय द इमोशन। और ध्वजवाहक आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक की जो ध्वजवाहक था कौन? मैरी कॉम थी। भारत की ओर से मैरी कॉम थी। कौन सी भाई? मुक्केबाजी है। और मनप्रीत थे। कौन थे? मनप्रीत थे। ये पुरुष हॉकी के कप्तान थे। और समापन में याद रखिए कौन सा? समापन समारोह में कौन थे? बजरंग पूनिया थे। ठीक है, बजरंग पूनिया थे। तो एशियाई खेल भी आपको तैयार करके एकदम जाना है। देखिए सबसे प्रथम तालिका में कौन था भाई? यहाँ पे 113 पदक जीतकर पदक तालिका में यूनाइटेड स्टेट्स जो है प्रथम स्थान पर था। सेकंड नंबर पर चाइना था, यह जो है 88 पदक जीतकर सेकंड नंबर पर था। भारत भाई देखिए, भारत जो है ये 48वें देश में था, 48वें स्थान पर था, जिसमें 1 गोल्ड जीता था और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। कुल कितने पदक जीते थे भारत? 7 पदक। ठीक है, 7 पदक। देखिए गोल्ड जो किसमें गोल्ड पदक किसने जीता था भाई? नीरज चोपड़ा जीते थे भाला फेंक में, जिसमें 57.58 फीट जो है इन्होंने दूरी का फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। और सिल्वर कौन जीता था? मीराबाई चानू, जो कि 49 kg के वर्ग में इन्होंने जीता था। और 1 सिल्वर और रवि दहिया जीते थे। सिल्वर मेडल जो पहलवान है वो 57 किग्रा भार के वर्ग में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक, तो आप सिल्वर वाले को दोनों को याद रखना है और गोल्ड मेडल का। ठीक है, और देखिए जो अगला होगा 33वां शीतकालीन ओलंपिक 2024 में। 33वां जो है यहाँ लिख दें, 33वां जो है 2024 में होगा। ये कहाँ होगा? पेरिस में होगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ से? पेरिस में ये जो है होगा 33वां फ्रांस में। ठीक, इसमें इतना आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो भाई जितने भी आपके लॉर्ड कर्जन हो गए, जनरल हो गए, वो आपको गवर्नर हो गए, इनको जरूर तैयार करके आपको जाना है। चलिए देखिए, कह रहे कि ये नंबर बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे। देखिए अगला है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति थी। देखिए इन्होंने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। ठीक, और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी होता है। ठीक है, तो 20 जुलाई को इन्होंने घोषणा कर देते हैं और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी हो जाता है। ठीक, और इनका काम मेन मकसद था फूट डालो और राज करो। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कल निम्नलिखित में कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? देखिए कौन सी नहर जो है ये हरियाणा में नहीं है। देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा, गंडक नहर। देखिए गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार और उत्तर प्रदेश में की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। देखिए गंडक परियोजना से यह जो है नेपाल की भी लाभान्वित होता है। तो देखिए और ये सब जो तीनों हैं ये आपकी हरियाणा से संबंधित है। ठीक, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के माध्यम से इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? देखिए आप करंट जो है नवंबर 2022 से जो कि 15 मार्च तक आप क्या कर लीजिए, इनको जरूर तैयार करिए। लगभग 6 माह तक करंट आपसे पूछा जाएगा। चलिए तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, बजाज अलियांज। जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांज के इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले सिक्योरिटी ब्रांड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। तो यहाँ पे आपसे यूनेस्को की कार्य भाषाएं पूछी गई हैं। तो कौन कौन सी इसमें भाषाएं? तो यूनेस्को की संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक व शैक्षणिक अभिकरण है, जिसका गठन जो है 4 नवंबर
1946 ईस्वी को हुआ था। तो और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, पेरिस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है। और इसकी जिसकी कार्य जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। कौन सी, अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है, कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा मंत्री परिषद। तो आर्टिकल 74 में जो है अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, देखिए डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, लद्दाख में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन का नया परीक्षण किया है। तो किस देश ने भाई किया है, तो संयुक्त कौन किया है भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएसए। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी में लंबे समय के प्रशिक्षण खोज का खुलासा किया है। यह जो ऊर्जा सचिव जेफिनस ग्रानहोम ने 13 दिसंबर 2022 परमाणु संलयन ऊर्जा विकास के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति का दावा किया है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर इसका सही हो जाएगा, यूएसए। आगे चलिए, देखिए विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाए। देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपके आज पूछे गए हैं, तो आप दिवस तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 58 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, करें निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। आपसे नेटवर्क नहीं पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, पर्सनल नेटवर्क। ये जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ठीक। तो कनेक्टिविटी के क्षेत्र के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं लैन, मैन और वैन में बांटा गया है। तो निजी नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। 60 नंबर को जाएगा, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। तो बताइए भाई किसके द्वारा संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा स्थान और समय को, स्थान और समय को। तो गति का दूसरा समीकरण क्या है भाई, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये गति का दूसरा समीकरण है। और पहला समीकरण क्या है भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। और थर्ड नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये जो है गति के 3 समीकरण है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि H2O2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2 HClO2 अपक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। तो भाई किसके रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा एक अपचायक के रूप में हो जाएगा। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक, अपचायक के रूप में कार्य करता है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि किस ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। तो ये आपको ये केपलर, देखिए केपलर ने गति संबंधित 3 नियम बताए थे। ये जो है आपका 3 नियम जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह के चक्कर जितने समय में लगाता है उसका परिक्रमण काल कहा जाता है। परिक्रमण काल जो है वर्ग टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, जैसे टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, ठीक। तो कह रहे हैं कि त्रिज्या जो है r की कक्षा में परिक्रमण अवधि क्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू के 4 आर क्यूब, इसको क्यूब कर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा के 64 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इक्वेशन आपका फर्स्ट है आपके का क्या मानेंगे, टी फर्स्ट इक्वेशन टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब है। तो फर्स्ट एंड सेकंड के स्क्वायर से तब टी का आप क्या निकाल लेंगे, इसका अंडर रूट निकल जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 टी आ जाएगा, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर 64 का रूट निकाल लेंगे, ठीक। आइए अगला देखते हैं। करें अक्रिय गैसें स्पेस होती हैं, करें कि जल में मिश्रणी, अस्थिर, रासायनिक रूप से क्रियाशील या रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील।
तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं। अक्रिय गैसें जो है अक्रियाशील होती हैं, या जो है हमेशा कैसी होती है? मुक्त अवस्था में होती हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया। तो ये कैसी उत्कृष्ट गैसें हैं? या समस्त क्रियाएं अक्रिय गैसें रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होती है। ठीक, तो इस प्रकार सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? कौन हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, मधुमेह। तो मधुमेह रोग में जो इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जिससे शर्करा का उपचय नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, कह रहे कि एलियम सेपा स्पेस का वैज्ञानिक नाम है। तो ये पूछ रहे हैं किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, प्याज। ठीक, तो प्याज एक वनस्पति है जिसका सलकंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आयरन, कैल्शियम तथा विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी भी किसमें? प्याज में पाया जाता है, कैल्शियम और आयरन। ठीक, तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।